ये मेरे साथ इस पूरे 66 एकड़ के फार्म के मालिक मेरे साथ खड़े हैं। किसान, मालिक नहीं कहूँगा, किसान खड़े हैं। एक है आप खालिद भाई और एक आप है तारिक भाई। इनकी बहुत इच्छा थी कि कुदरती खेती की जाए। मैंने बोला देखिए, पहले कुदरती खेती करना है तो पहली शर्त यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा। 2 साल आपको पूरा सॉइल फर्टिलिटी पे फोकस करना होगा। उन्होंने मेरी इस बात को मान लिया कि बिल्कुल 2 साल हम सॉइल फर्टिलिटी के लिए काम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सफलता मिले इसमें। मैं बोला वही सफलता की बात। तो कुदरती खेती में सफलता के लिए पहले वर्ष हमको सॉइल फर्टिलिटी पे फोकस करना होता है कि हमारी ज़मीन की उर्वरकता कैसे बढ़े। बारिश का आने वाला पानी 100% हम खेत में रोक दें, कोई नुकसान नहीं होगा फसल को। जब कुदरती खेती करते हैं तो ये पानी नुकसान नहीं करता, ये पानी पैदावार को बढ़ाता है। तो इनको मैंने कहा कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए हमें काम करने होंगे। हमें दूसरा काम करना होगा, बारिश का पानी पूरी तरह से सहेजना होगा। तीसरा काम करना होगा हमको, इनके खेतों में पेड़ है, फिर भी इनके खेतों में मैंने और पेड़ लगाने लगाए। कितने लगाए हैं तो 66 एकड़ में 13 एकड़ का इनका बगीचा बनाया। तो ये बगीचा पूरा इकोलॉजिकल एक वातावरण तैयार करेगा, वहाँ से इनको तगड़ा रिटर्न भी मिलेगा, ये बात। लेकिन बचे हुए खेती में भी इकोलॉजिकल बैलेंस तैयार करने के लिए हमने 300-300 फीट के ऊपर इनको पेड़ों की कतारें लगाने लगाई है। वो डबल लाइन है, 300 फीट पे डबल लाइन, यानी हर 15 फीट पे वो कतारें तैयार करने लगाई। इस तरह से 300-300 फीट पे यहाँ पे कतारें लगाई जाएगी। कौन सी? बड़े पेड़ों की। कैसे पेड़? तो जिसको चीकू लगेंगे, आम लगेंगे, जामुन लगेंगे, कटहल लगेंगे, ऐसे बड़े पेड़, उनके बीच में छोटे पेड़। तो ये कतारें इनका इकोलॉजिकल बैलेंस भी तैयार करेगी, पर्यावरण भी तैयार करेगी, लेकिन इनकी पैदावार ये बहुत तगड़ी होगी। इनके पेड़ों से जो पैदावार मिलेगी, यानी हमने पर्यावरण भी तैयार कर दिया। इससे क्या होगा? नानाविध तरीके के बर्ड अट्रैक्शन बढ़ेंगे। इनको कहा कि हमें कोई जहर नहीं मारना है, तो सारे जीवों को जीने का अधिकार। तो जो एक फूड चेन होती है, वो फूड चेन धीरे धीरे यहाँ तैयार होगी। वो फूड चेन में फिर हमारे यहाँ बर्ड्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा। वो बर्ड्स फिर ये पेड़ सब कीट नियंत्रण का भी काम करेंगे। इस तरह से इनको हर 300-300 फीट पे मैंने पेड़ों की कतारें लगाई। ये आप बाजू में देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेंच है। ये ट्रेंच को पानी रोकने के लिए लगाया, लेकिन नहीं, ये पानी सिर्फ ट्रेंच ही नहीं रोकेगा। तो पानी कौन रोक रहा है? अब आप यहाँ पे ये पूरा बायोमास देख रहे हैं, ये पूरा बायोमास देख रहे हैं। ये पूरा बायोमास हमने ग्रीन मैन्योरिंग लिया कि पहला फोकस था कि सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कहाँ से बढ़ेगी? तो फूड चेन तैयार होगी, उसमें से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो फूड चेन तैयार करने के लिए फूड की व्यवस्था करना है। तो ये फूड सारे जीव जंतु जीवाणु का ये फूड है, ये फूड से उनकी निर्मित होगी और उनकी डेड बॉडियों से भी फर्टिलाइजर बनेगा। इस तरह से ये पूरा मल्चिंग किया हम लोगों ने यहाँ पे मैंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे तभी जब हमारा पहला फोकस होगा सॉइल फर्टिलिटी, दूसरा फोकस होगा वाटर कंजर्वेशन, तीसरा होगा इकोलॉजी। तो मैंने कहा कि पहले सॉइल फर्टिलिटी पे बात करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा ग्रीन मैन्योरिंग लगा दिया। इसके हर 100-100 फीट पे कतारें। हर क्रॉप की प्लानिंग आज हमें करनी होगी, 6 महीने का प्लानिंग आज तैयार करना होगा। तो हमको 3 प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना होगा। नॉलेज, हमको नॉलेज आना चाहिए सब कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे पहले ही वर्ष से पेशेंस होना चाहिए, लेकिन उसका नॉलेज भी होना चाहिए। पेशेंस के साथ हमें पैदावार भी लेना है। तो पहले वर्ष हमें क्या क्या करने होंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले मैंने कहा कि पूरा ग्रीन मैन्योरिंग लिया। एक ग्रीन मैन्योरिंग काट के ये सारा आप देख रहे हो, ये सारा इसका मल्चिंग कर दिया। ये इसका पूरा लेयर बन गया है। कितनी गोबर खाद हम नहीं डाल सकते, तो गोबर खाद कहाँ से आएगी? इनसे आएगी। हमको इनसे गोबर खाद की व्यवस्था करना है, ये बायोमास से। तो हम लोगों ने पूरा बायोमास फैला दिया इसमें अलौकिक खाद का इस्तेमाल किया। अब इसकी हमने कहा कि इससे रिटर्न भी आना चाहिए, तो हमने 100-100 फीट के ऊपर ये तो अरहर की कतारें लगाई। हम यहाँ पे आलू की फसल लगाने जा रहे हैं। अब यहाँ से रिटर्न लेना चाहते हैं हम, सॉइल फर्टिलिटी के साथ रिटर्न, वाटर कंजर्वेशन के साथ रिटर्न,
जीव जंतु जीवाणुओं के फूड चेन के द्वारा रिटर्न। अब इसका रिटर्न हमें आलू की बेहतर उपज कैसे मिलेगी? हमें आलू की बेहतर उपज लेना है तो पहले सॉइल फर्टाइल करो और उसके बाद में आलू की फसल लो। अभी हम लोग यहाँ पे पहली कटिंग कर दिए, ये पूरा बायोमास काट के डाल दिया। तपस्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। 3 प्रिंसिपल बताया मैंने, नॉलेज, प्लानिंग और लेबर। तो हमें मेहनत, लेबर यानी मेहनत, हमको मेहनत करनी होगी। ये मेहनत पे क्या लागत आई, वो सारा ब्याज समेत निकलने वाला है यहाँ से पूरा। तो हम लोगों ने पूरा इसके ऊपर ये खर्चा किया। अब ये पूरा खर्चा किया काट के डालने का, इसको छोड़ दिया क्योंकि अक्टूबर में होगा। तो आप देख रहे हो ये बाजरा फिर से ग्रीन होते जा रहा है। 1 महीने के बाद इसको फिर से काटेंगे हम, तो फिर से डबल बायोमास मिलेगा। उसके बाद में फिर चाहे हम रोटावेटर से मिलाएं, जो भी हमें जिस तरीके से मिलाना आता है ज़मीन में मिला देंगे और उसके बाद में आलू की फसल ली जाएगी। तो आलू की फसल लेना है तो पानी लगेगा। इनके यहाँ तो पानी नहीं था कुओं में, लेकिन वो पानी को भी हमने रोक के पानी का भी इंतज़ाम किया कि अब पूरे 66 एकड़ में हमको पानी मिल जाएगा। इस ढंग से पूरी प्लानिंग पानी की है। अब ये बायोमास फिर 1 महीने बाद, फिर इसके बाद में अक्टूबर में आलू लगेगा, वो रिकॉर्ड उपज मिलेगी। और उसकी आज डिमांड है, ऑर्गेनिक आलू की आज हमारे पास डिमांड है कि चाहे कितना भी आलू हम निकाल ले हमारा सेल हो जाएगा। किस दाम में? हमने बहुत लालच नहीं की कि होलसेल के दाम 25 रुपये किलो, ये हमारे होलसेल के दाम रहेंगे। अब 25 रुपये किलो, आप सोचिए कि अगर हम 100 कुंटल की बात करता हूँ कि हमने पहले वर्ष में 100 कुंटल का टारगेट लेके किया, तो मैंने इसको काट के डालने का इनको खर्चा करने लगाया, इनको लगाने का खर्चा करने लगाया। वो सारा अगर कैलकुलेशन करो तो आपने 10,000 रुपया खर्चा किया है, लेकिन उनको रिटर्न कितना मिलेगा आने वाले कल में? लेकिन वो अक्टूबर का पेशेंस चाहिए। मुझे इमीडिएट यहाँ पे बारिश में फसल नहीं लगानी थी, मुझे पहले धरती बना के फिर आलू की फसल लेनी थी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे आलू है, प्याज है, इनका प्लानिंग करेंगे तो 100-100 फीट के ऊपर, यहाँ पे अब तुरंत तो पेड़ नहीं बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने एक माइक्रो क्लाइमेट बनाने के लिए 100-100 फीट के ऊपर अरहर की कतारें लगाई हैं। वो अरहर की कतारें पूरा माइक्रो क्लाइमेट तैयार करेगी। अब बात आ गई, ये धरती को हमने फिर मॉइस्चर सिस्टम एक होता है जिसके द्वारा, यानी जिसको आर्द्रता कहते हैं, ज़मीन में आर्द्रता, ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है राइट एग्रीकल्चर का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मॉइस्चर सिस्टम तैयार किया। हमने पूरा ये मल्चिंग तैयार कर दिया। तो ये मल्चिंग से लाभ क्या हुआ? दौड़ने, बारिश का आने वाला पानी जो खेतों में से दौड़ता है, उसको दौड़ने वाले पानी को रुकना सिखा दिया। वो पानी अब दौड़ नहीं रहा है, उसको धीरे धीरे चलना सिखाया। चलने के बाद अब बैठना सिखा दिया। अब वो पानी जगह पे बैठ जा रहा है। तो वो पानी अब हमारी ये ट्रेन तक भी नहीं पहुंच रहा है। यानी कल इतनी रात को हेवी रेन हुआ, उसके बाद भी ये ट्रेन तक पानी नहीं पहुंचा। क्यों? किसने रोका? ये सारे बायोमास ने वो पानी को जगह पे रोक दिया है और जगह पे ही ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो लाभ क्या हुआ? हमारी मिट्टी 1 ग्राम बह के नहीं गई। यानी हम प्लानिंग कर रहे हैं पानी की। मैंने पहले कहा था कि सॉइल फर्टिलिटी की, अब बात कर रहे हैं हम पानी की, कि पानी को, बहते हुए पानी को हमने चलना सिखाया, चलने वाले पानी को रुकना सिखा दिया। अब ये पानी रुक गया। यहाँ पे रुक जाने से क्या हुआ? इतना बायोमास डाला है, उसका बाष्पीभवन नहीं होगा, वहाँ पे एक मॉइस्चर सिस्टम रहेगी, एक फूड चेन तैयार होगी उसमें। वो फूड चेन के तहत सॉइल फर्टिलिटी तैयार होगी। यानी पानी से, अब मेरा कहने का दूसरा तात्पर्य जा रहा है, पहले तो हमने सॉइल फर्टिलिटी की बात की कि उससे फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, तो गोबर की खाद को अलौकिक खाद में कन्वर्ट करके, बायोमास का इंतजाम करके, उसके बाद में महत्वपूर्ण पानी से सॉइल फर्टिलिटी। ये तो अजब बात है कि पानी से सॉइल फर्टिलिटी। जी हाँ, पानी से ही सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। जो मॉइस्चर सिस्टम तैयार होता है उससे फूड चेन होती है और वो फूड चेन से फिर सॉइल फर्टिलिटी तैयार होती है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरी एक पानी के द्वारा फर्टिलिटी का ये सिद्धांत। लेकिन ये पानी जो हमारा चैलेंज है आज, देश का पानी 80% एरिया का डार्क जोन में चले गया है, उसको ग्रीन जोन में चेंज करने के लिए हमने वो पानी को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया है। सबसे बड़ा चैलेंज है 80% एरिया। तो हमारा आगे का एग्रीकल्चर, ऐसे अगर किसान हमारे साथ जुड़ते जाएंगे इनके जैसे, तब हम एक बहुत बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे, रियल एग्रीकल्चर कर पाएंगे। उसका नाम ही है रियल एग्रीकल्चर, AGREE। हमें अच्छे कल्चर के लिए एग्री होना है। तो ऐसे अगर हम समूहों में आके करेंगे तो 80% एरिया का सोल्यूशन है हमारे पास। बढ़ता हुआ तापमान ये बहुत भयानक हमें परेशान कर रहा है। तो हमें पानी के साथ रिलेशंस, मिट्टी के साथ रिलेशंस, इकोलॉजी के साथ रिलेशंस,
वो तापमान को रोकने की दिशा में भी हमें अग्रसर होना होगा। इस तरह से हम ये सब प्लानिंग करते हैं तो हम सबका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और वो हमें बेहतर खुशहाली की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। इसीलिए समाज को भी कहता हूँ किसानों का सम्मान करो और सरकार को भी कहता हूँ किसानों का सम्मान करो, क्योंकि ये देश के भविष्य का निर्माता है। इसको सही ज्ञान देने की ज़रूरत है हमको। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा काम किया पानी का। मैंने कहा कि पानी जगह पे रुक गया है। पहले वर्ष में केमिकल फार्मिंग में क्या सिखाया जाता है, खेत के बाहर पानी को निकालो, और हम बोलते हैं पानी को खेत में रोको। ये रोकने से फसल को नुकसान होती क्या? बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। आपकी कोई फसल को नुकसान नहीं होता, चाहे कितना भी हेवी रेन होने दो, आपकी हर फसल लहलाएगी। इसी तरह हमने अगली फसल गन्ने में भी ये पानी को 100% रोका है। ये पानी रुका तो है, लेकिन जो गन्ने की पैदावार है वो समाज के स्वास्थ्य के लिए है। यहाँ जो आलू पैदा होगा वो समाज के स्वास्थ्य के लिए है। तो समाज का स्वास्थ्य जब बन जाएगा तब हम उसको मजबूत देश बोलेंगे। कि समाज का स्वास्थ्य ही नहीं है, जहर खा रहे, तो वो समाज का स्वास्थ्य कहाँ से रहेगा? इस तरह से हम लोग समाज के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया अनाज, बढ़िया सब्जियां, बढ़िया फल, जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है, ऐसे फलों का निर्माण ये पूरे 66 एकड़ में होगा। ये 66 एकड़ का पानी रुकेगा। ये 66 एकड़ आने वाले कल का पथ प्रदर्शक होगा भारतीय किसानों के लिए। इसलिए इन भाइयों का बहुत आभार कि इन्होंने बताए मुताबिक पूरा किया है। मैं आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद यहाँ पे आके सब देख रहा हूँ तो खुशी हो रही है। ये सब बायोमास देखकर, ये पानी रुका हुआ पानी, कल रात भर मैं यहीं रुका था, बहुत तेज़ बारिश हुई, वो ट्रेन तक पानी पहुँचा ही नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसका वीडियो। तो बहुत किंचित मात्रा में वो ट्रेन तक पहुँचा है पानी। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी क्षमता है प्लानिंग की। इसीलिए प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे महत्व का मुद्दा जो मैंने तीनों की फर्टिलिटी के साथ में, आप जगह जगह इसका उल्लेख नहीं करूँगा, ये फर्टिलिटी के सहारे हमने गन्ना कैसा उगाया है, तुअर कैसी उगाई है, तुअर में आने वाले कल में क्या होने जा रहा है, वो सब वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाके हम बात करें।